हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी गैलरी। मैं विधि आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एनसीईआरटी गैलरी पे। आपको पता है जैसे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई 2026 में कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए हमने अपने चैनल पर आपका सीडीपी के जो शॉर्ट्स वीडियो है वो हम आपको आज से प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को हम शॉर्ट वे में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, आप कम टाइम में अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और रिपीटली आप इस टॉपिक को बार बार देख के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आइए साथियों, करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद हमने लिया हुआ है। मनोविश्लेषणवाद से आपके सिगमंड फ्राइड जुड़े हुए हैं। ठीक, इन्होंने ये आपकी थ्योरी कौन से सन में दी थी? 19th सेंचुरी में ये थ्योरी आपको दी गई थी। इन्होंने इनके जो प्रमुख सिद्धांत है, इन्होंने 3 सिद्धांत आपके प्रमुख दिए हैं, जिसमें इन्होंने फर्स्ट सिद्धांत है आपका स्थूल आकृति सिद्धांत, जिसको आपको क्या कहा गया है? टोपोग्राफिक थ्योरी भी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बताया है? फ्राइड ने मानव मन की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ से की है। जो आपके फ्राइड हैं, उन्होंने जो एक हमारा जो मन होता है उसकी तुलना आइसबर्ग से की है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आइसबर्ग है। ठीक है, इसमें ये यहाँ पर आपको ये लाइन एक ड्रॉ की हुई है। इससे जो नीचे का पार्ट है ये आपका वाटर लेवल है। ठीक है, इन्होंने आइसबर्ग इस तरीके से आपको डिफाइन किया है कि हमें जो आपके मन का जो थोड़ा सा भाग दिखाई देता है वो हमारा चेतन मन होता है। उसके नीचे यानी कि हमारी जो रियलिटी आपको दिखाई देती है वो कितने परसेंट होती है? केवल 10% होती है। हमारे मन के नीचे जो हमें नहीं दिखाई देता है वो हमारा कौन सा मन होता है? हमारा अचेतन मन और अर्धचेतन मन को इन्होंने बताया है। बेसिकली इन्होंने मन की 3 भागों में विभाजित किया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका चेतन मन, जिसको हम बोलते हैं आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि ये हमारे माइंड का केवल 10% पार्ट होता है। ठीक, इसके द्वारा क्या होता है? यह वास्तविकता से जुड़ा होता है। जो हमारी रियलिटी होती है उससे हमारा कॉन्शियस माइंड जुड़ा होता है। सही निर्णय लेना, सोच समझकर निर्णय लेने में यह हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो बहुत सोच समझ के उसको फिल करते हैं, तो वहां पे हमारा माइंड का कौन सा पार्ट वर्क करता है? उस टाइम पे हमारे माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट वर्क करता है। लेकिन ये नहीं है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो सिगमंड फ्राइड ने बताया है, हमारी पर्सनैलिटी हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं आपकी डिफाइन की जा सकती है। ठीक, अब हम इसके जो आपके नेक्स्ट पार्ट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं। आइए, इसमें जो इन्होंने सेकंड आपका बताया है, मन का जो सेकंड पार्ट है वो आपका अर्धचेतन मन को बताया है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है इसमें? बताया है कि याद की गई वस्तुओं की स्मृति जब हमारे माइंड में धुंधली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज रखकर मतलब हमें याद नहीं आती है और हम अपने माइंड पर थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं। ठीक, तो एफर्ट डालने के बाद वो चीज हमें कुछ टाइम बाद याद आ जाती है, तो उसको ही यानी कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, यानी कि हमारे अर्धचेतन मन से चेतन मन में आ जाती है। तो उसी माइंड को क्या कहा गया है? आपका अर्धचेतन मन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको उस किसी क्वेश्चन का आंसर आपने याद किया, लेकिन उस टाइम आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, और ऐसा होता है कि माइंड में वो चलता रहता है, और थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने के बाद वो आपके माइंड में आ जाता है, तो उसको ही आपका क्या कहा गया है? सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। सेकंड इन्होंने बताया आपका अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। जो फ्राइड है वो अपने पूरे सिद्धांत में सबसे ज्यादा किसको इम्पोर्टेंट देते हैं? आपके अनकॉन्शियस माइंड को, यानी कि हम तुम जो दुनिया को दिखाते हैं वो माइंड का केवल 10% पार्ट होता है। जो उसके अंदर की हमारे व्यक्तित्व की जो हकीकत है
वो किसमें होती है, 90% क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि हमारे बारे में 90% केवल हमें ही पता होता है। जो हम दूसरों को अपना व्यवहार द्वारा दिखाते हैं वो केवल 10% होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी अतृप्त इच्छाएं, किसी ने हमें डांट दिया, पीट दिया, या फिर हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड में कोई घटना हो जाती है, तो वो हमारे माइंड में से जाती नहीं है, लेकिन वो हमारे माइंड में दब जाती है। तो वो किस में आ जाती है, आपकी अर्धचेतन मन में आ जाता है। तो इस पूरी थ्योरिकल कंक्लूजन क्या रहा है आपका, सिगमंड फ्राइड ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट हमारे व्यवहार में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल माना है, कौन से माइंड का माना है, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड का। ठीक, अब हम इनके सेकंड सिद्धांत के पास चलते हैं, सेकंड सिद्धांत के बारे में बात। आइए अब हम इनका जो सेकंड आपका सिगमंड फ्राइड का जो सेकंड सिद्धांत है डायनेमिक थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने आपका 3 टर्म दिए, इट, ईगो और सुपर ईगो। इट क्या होता है, यह जन्मजात होता है, और यह क्या होता है, सुखवादी होता है। किस चीज से जुड़ा हुआ होता है, अचेतन मन से, और मानव में दानव। आपने देखा होगा मूवीज में रहता है कि जब कोई इंसान किसी दुविधा में होता है तो उसके बॉडी के अंदर से ही एक 2 बॉडी और निकलती है। एक बॉडी कहती है कि इस काम को कर ले, एक बॉडी कहती है नहीं ये तुझे भविष्य में जाके नुकसान देगा। तो यानी कि जो वो ये कहता है ना कि ये काम कर ले, गलत काम को कहता है कि कर ले, तो वो किसका काम होता है, आपका इट का काम होता है। और जो ईगो होता है वो उसकी रियलिटी होती है। यानी कि ये आपका जन्मजात होता है, ये 5 से 6 वर्ष की आयु में विकसित होता है। ये आपका किससे, चेतन मन से और सामाजिकता से जुड़ा हुआ होता है, मानव में मानव, वास्तविकता से जुड़ा होता है। यानी कि जो हमें हमारी पर्सनालिटी कह लीजिए, हमारी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, ईगो। यानी कि जो हमें समाज में रहने के योग्य बनाता है, जो हमें गलत काम करने नहीं देता है और देवता भी नहीं बनने देता है, जिससे हम अपने समाज में एडजस्टमेंट कर पाते हैं। और जो आपका सुपर ईगो होता है वो 10 वर्ष के बाद आपका क्या होता है, डेवलप होता है। ये मानव में देवता होता है। इसमें आपकी नैतिकता और आपका आदर्श की अधिकता होती है। यानी कि आपको सरवाइव करने के लिए इस धरती पे सुपर ईगो ये भी आपका नहीं चलने वाला है और ना ही इट चलने वाला है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या डेवलप करना होगा, ईगो डेवलप करना होगा। ठीक, अब हम इनके चलते हैं आपके थर्ड सिद्धांत के पास। अब हम इनके जो थर्ड आपका सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड सिद्धांत है आपका मनोलैंगिकता का सिद्धांत, जिसको आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी हम कहते हैं। ठीक है, इनका कथन है जो सिगमंड फ्राइड है वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी स्टेज होती है उनमें सब में क्या देखते हैं, कामुकता को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इन्होंने दी है ओरल स्टेज, जिसको आपकी मुख्य अवस्था बताया गया है। इसकी आपकी एज होती है 0 से 1.5 साल में। इसमें कामुकता का क्षेत्र आपका मुख बताया गया है। यानी कि बच्चा जो भी चीज उसे दी जाती है वो उसे मुख में डालता है। तो यहाँ पे स्त्रीकरण के लिए क्या करना चाहिए हमें, जिससे कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो हमें बच्चे का स्तनपान छुड़ा लेना चाहिए, उसको दूध फीडिंग कराने के साथ आपको खाना भी खिला देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेज आती है आपकी एनाल स्टेज, बुद्धि अवस्था, जिसकी आपकी एज होती है 1.5 से 3 वर्ष की। ठीक, इसमें आपका कामुकता का क्षेत्र उन्होंने गुदा बताया है। यानी कि आपको इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सुसु पोटी करने के बाद उसमें आनंद महसूस करता है। तो इस स्टेज के स्त्रीकरण के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टॉयलेट और पोटी की ट्रेनिंग बच्चे को देनी चाहिए। ठीक, थर्ड आता है हमारा फैलिक स्टेज, यानी कि लैंगिक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसकी एज आपकी 3 से 6 वर्ष होती है। इसमें आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। ओडिपस ग्रंथि होती है आपकी लड़कों में और इलेक्ट्रा होती है आपकी लड़कियों में। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है उसका आपका अट्रैक्शन आपकी मदर की साइड ज्यादा होता है, और जो आपकी लड़की होती है उसका अट्रैक्शन आपके फादर की साइड होता है। इसके स्त्रीकरण के लिए क्या करना चाहिए, हमें उनके सेम जेंडर के आदर्श प्रतिमान के बारे में बता देना चाहिए। ठीक, आपकी 4 आ जाती है आपकी लेटेंट स्टेज, यानी कि सुसुप्तावस्था, जिसकी एज